हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम जानेंगे यूज ऑफ ईज आर एम, यानी ईज आर एम का प्रयोग। दोस्तों, ईज आर एम के प्रयोग में 10 ऐसे यूज बताने वाला हूं जो शायद आपको कम ही पता होगा, या यूट्यूब के क्षेत्र में कोई ऐसा टीचर होगा जिसने पढ़ाया होगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ईज आर एम के प्रयोग में 10 ऐसे यूज जो शानदार है और लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यानी आज का जो हमारा कहानी है जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, उस कहानी का नाम है यूज ऑफ ईज आर एम। लेकिन दोस्तों, ईज आर एम के प्रयोग पढ़ाने से पहले हम बात करेंगे कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी ये आया कहाँ से, ये किसका हिस्सा है। तो पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे ईज आर एम में बहुत सारे यूज। देखिए दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है वर्ब टू बी से। कहां से? वर्ब टू बी से। तो वर्ब टू बी क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ब टू बी का मतलब होता है, वर्ब टू बी का मतलब होता है बिकॉम। क्या होता है? बिकॉम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं होना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं होना। यानी कहने का मतलब यह है विद्यार्थी कि वर्ब टू बी एक ऐसा वर्ब है, वर्ब टू बी एक ऐसा वर्ब है जो टेंस के अकॉर्डिंग, यानी टेंस के अनुसार इसका रूप अलग अलग होता है। हमने कहा कि वर्ब टू बी का मतलब होता है बिकम, जिसका हिंदी अर्थ होता है होना। और वर्ब टू बी एक ऐसा वर्ब है जो टेंस के अनुसार इसका रूप अलग अलग होता है। यानी यानी अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में इसका रूप होता है इज आर एम। क्या होता है? इज आर एम। वही विद्यार्थी अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इसका रूप हो जाता है वॉज एंड वर। वही विद्यार्थी अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो इसका रूप हो जाता है शैल बी और विल बी। वही विद्यार्थी अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो इसका रूप हो जाता है बिंग। क्या होता है? बिंग। और वही विद्यार्थी अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो इसका रूप हो जाता है बिन। बोलो, ये बात समझ में आया कि नहीं? फिर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हमने कहा कि वर्ब टू बी का अर्थ क्या होता है, तो वर्ब टू बी का अर्थ होता है बिकम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं होना। और वर्ब टू बी एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसी क्रिया है जो टेंस के अनुसार इसका रूप अलग अलग होता है। यानी अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इसका रूप हो जाता है इज आर एम। अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इसका रूप हो जाता है वॉज एंड वर। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो इसका रूप हो जाता है शैल बी और विल बी। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो इसका रूप होता है बिंग। और वही विद्यार्थी पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो इसका रूप होता है बिल। बोलो, इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं? और इन सबका प्रयोग, यानी ओवरऑल देखा जाए तो वर्ब टू बी का प्रयोग कहाँ होता है, तो गौर से सुनिए कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसके स्थिति, परिस्थिति, अवस्था, आदत या उसके बारे में सूचना देना होता है, तब वहां पर वर्ब टू बी का प्रयोग होता है। और टेंस के अनुसार अलग अलग ही होता है। यानी कहने का मतलब यह है विद्यार्थी कि वर्ब टू बी जो है ना, जब हम ऐसे स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं तो ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। लेकिन 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 जब सेंटेंस में यह अकेले आता है तो यही विद्यार्थी आपका वर्ब टू बी एक मेन वर्ब के रूप में काम करता है। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? हमने कहा विद्यार्थी कि वर्ब टू बी का प्रयोग जो है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में
उसके स्थिति, परिस्थिति, अवस्था, हालत या सूचना देने की आवश्यकता होती है तो वर्ब टू बी का ही प्रयोग होता है। और साथ ही साथ हमने कहा कि वर्ब टू बी का प्रयोग, ऐसे प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होते हैं, लेकिन वर्ब टू बी अगर सेंटेंस में अकेले आता है तो ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए इसी में हम सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थी यूज ऑफ इज आर एम। उसके बाद ये सारी चीजें पर हम अगले वीडियो में अगले दिन हम किसी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू हो रहा है आज का कहानी, यानी यूज ऑफ इज आर एम। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं यहाँ पर, उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे कैसे गाड़ी की रफ्तार बढ़ाएंगे ना तो कैसे मजा आएगा ना, एक अलग दुनिया में लेके चलेंगे आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी यूज ऑफ इज आर एम में कि जो एम वर्ड जो दिखाई दे रहा है ए एम, ये ग्रीक लैंग्वेज के यानी ग्रीक भाषा के एमी शब्द का परिवर्तन रूप है और संस्कृत भाषा के यानी संस्कृत लैंग्वेज के असीम का परिवर्तन रूप है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? हमने कहा कि एम जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के एमी शब्द से बना है और संस्कृत भाषा के असीम शब्द से बना है। और वही विद्यार्थी अगर हम ईज की बात करते हैं तो ईज जो है ग्रीक भाषा के यानी ग्रीक लैंग्वेज के एसटी शब्द से बना है। किससे बना है? एसटी शब्द से। और वही संस्कृत भाषा के ये अस्थि शब्द से बना है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं इसके यूज। ध्यान दीजिए इसका यूज कहाँ होता है? तो जब विद्यार्थी हिंदी वाक्यों के अंत में हैं, हो, हूं इत्यादि में से कोई एक आता है तब वहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम के रूप में प्रयोग होता है, यानी तब वहां सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम ही लगता है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? जब विद्यार्थी हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो, हूं इत्यादि में से कोई एक आता है तब वहां सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग होता है। यानी इस बात को आप लोग याद रखिएगा विद्यार्थी, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन होता है विद्यार्थी? आई। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। एक और होता है वी, ठीक है, लेकिन हम आई की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो आई होता है विद्यार्थी, इसके साथ हम लगाते हैं एम। क्या लगाते हैं? एम। और वही विद्यार्थी जो अन्य सब्जेक्ट है, जो अन्य सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं हम लोग? तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी लगाते हैं सिंगुलर। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी हम लगाते हैं प्लूरल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। बस आपको एक चीज याद रखना है कि आई के साथ ही लगता है एम, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गया जैसे वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनके साथ कब कब क्या करना है? तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वह भी सिंगुलर, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वह भी प्लूरल। ये बात समझ में आया कि नहीं? चलिए चलिए तो एग्जांपल लेते हैं आपको और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलता हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। दूसरा देखिए, राधा की माँ, राधा की माँ बीमार है, राधा की माँ बीमार है। वे लोग, वे लोग किसान हैं, वे लोग किसान हैं। वह एक नेता है, वह एक नेता है। आप लोग, आप लोग, आप लोग एक अच्छे इंसान हैं, आप लोग एक अच्छे इंसान हैं। गौर से देखिए विद्यार्थी, गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबके अंत में क्या दिया है? हूं, है, 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 है। यानी जब हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं, हो इत्यादि में से कोई एक आता है तो आपको क्या करना है? तो ईज आर एम का प्रयोग करना है। यानी ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं
ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यार्थी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इज आर एम, और ठीक इसके बाद क्या होगा, तो ठीक इसके बाद होगा विद्यार्थी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है शब्द पूरक। क्या होता है विद्यार्थी, तो इसका मतलब होता है शब्द पूरक। बात समझ में आ गया। चलिए इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम बनाएंगे। जैसे दिया है कि मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा आई, आई के साथ बताओ ईज की आर की एम, तो क्या लगेगा एम। हमने पहले ही बताया कि आई के साथ क्या लगता है एम। कॉम्प्लीमेंट क्या दिया हुआ था, एक शिक्षक, तो क्या लिखेंगे अ टीचर। बन गया। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। राधा की माँ बीमार है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो राधा की माँ, तो लिखेंगे विद्यार्थी राधाज, राधाज मदर। और बताओ ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वह भी क्या लगेगा सिंगुलर, यानी इज। क्या लगाएंगे यहाँ पर इज। और क्या है, तो बीमार, तो बीमार का क्या होगा इल। बन गया राधाज मदर इज इल। वे लोग किसान हैं, तो वे लोग के लिए क्या लिखेंगे दे, और दे के साथ क्या लगेगा विद्यार्थी आर, और किसान के लिए क्या लिखेंगे फार्मर। यानी बन गया वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर। वह एक नेता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो वह के लिए क्या होगा ही के साथ हम लगाते हैं विद्यार्थी इज। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वह भी क्या लगेगा सिंगुलर। तो वह एक नेता है, तो हम बनाएंगे ही इज अ लीडर, ही इज अ लीडर। आप लोग एक अच्छे इंसान हैं, तो आप लोग के लिए क्या होगा यू, और यू के साथ लगता है विद्यार्थी आर, क्या हो जाएगा यहाँ पर आर। अब कह रहा है कि एक अच्छा इंसान है, तो बनाएंगे अ गुड मैन। क्या लिखेंगे अ गुड मैन। बन गया वे आप लोग एक अच्छा इंसान है, अच्छे इंसान है, तो यू आर अ गुड मैन। कोई दिक्कत, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो जब हिंदी वाक्यों के अंत में हूँ है हूँ इत्यादि में से कोई एक दिखाई देगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या लगाना है इज आर एम। बोलो ये पहला यूज समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी नेक्स्ट यूज की तरफ। दिया है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, जब देखना विद्यार्थी हिंदी वाक्यों के अंत में होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, या विद्यार्थी लगता है, लगता है, लगती है, लगती है, लगते हैं, लगते हैं इत्यादि में से कोई एक दिखाई दे, तब भी वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का ही प्रयोग होता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। फिर से देखिए कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, या लगता है, लगती है, लगते हैं में से कोई एक दिखाई देता है, तब वहां पर सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का ही प्रयोग होता है। जैसे जैसे देखिए अगर मैं बोलता हूं कि बर्फ, बर्फ ठंडा होता है, बर्फ ठंडा होता है, सोना पीला रहता है, सोना पीला रहता है, चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठी लगती है। अब गौर से देखो तो बर्फ ठंडा होता है, अंत में क्या दिखाई दे रहा है होता है। दूसरा कह रहा है सोना पीला रहता है, अंत में क्या है रहता है। चीनी मीठी लगती है, अंत में क्या है लगती है। तो जब विद्यार्थी होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, लगता है, लगती है इत्यादि में से कोई एक आता है, तो वहां वही सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का ही प्रयोग होता है। तो चलो बनाओ इसको। चलिए इसको बनाते हैं। बर्फ ठंडा होता है, तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे आइस इज, और ठंडा का क्या होता है कोल्ड। बन गया आइस इज कोल्ड। अच्छा स्वाभाविक रूप से बर्फ क्या होता है ठंडा ही होता है, तो वैसे स्थिति में भी इज आर एम लगाना है। सोना पीला रहता है, तो सोना का क्या होगा गोल्ड, और गोल्ड के साथ लगाएंगे इज, और पीला का क्या होता है येलो। बन गया येलो लो लो, गोल्ड इज येलो, सोना पीला रहता है या सोना पीला होता है।
चीनी मीठी लगती है, तो चीनी के लिए हम क्या लिखेंगे, शुगर, और शुगर के साथ लगाएंगे इज। अब मीठी के क्या होगा, स्वीट। क्या होगा विद्यार्थी, स्वीट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वाभाविक रूप से जो चीजें हम बोल रहे हैं ना, ये स्वाभाविक रूप से ऐसा ही होता है। बात समझ में आ गया। और इस तरह के सेंटेंस में भी इज आर एम का प्रयोग होता है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट यूज, अगला यूज देखते हैं विद्यार्थी। क्या दिया है कि देखना, हिंदी वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसके अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं इत्यादि में से कोई एक आता है, तब भी वहां सब्जेक्ट के अनुसार इज का ही प्रयोग होता है। और कह रहा है कि इसके पहले ना, ने, नी से जुटी क्रिया भी आती है। कैसे, आइए दिखाते हैं, जैसे तैसे। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं। गौर से देखो तो अंत में क्या दिया है, वाला हूं। और पढ़ाने देखो तो गौर से, ने से जुटी एक क्रिया भी दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में भी इज आर एम का ही प्रयोग होता है। तो कैसे बनाएंगे, तो मैं के लिए आई, आई के साथ एम, आई के साथ क्या हो जाएगा, एम। अब कह रहा है पढ़ाने वाला हूं, तब लिखेंगे आई एम टू टीच इंग्लिश। ऐसे बनेगा, आई एम टू टीच इंग्लिश। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि वह क्रिकेट खेलने वाला है, खेलने वाला है। चलो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं विद्यार्थी, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, तो इज आर एम। ठीक इसके बाद क्या लिखेंगे, टू। ठीक उसके बाद भी1, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, इन्फिनिटिव। यानी टू प्लस भी1 को ही कहा जाता है इन्फिनिटिव। तो जब देखना अंत में वाला है, वाली है, तो क्या लगाना है, इज आर एम के बाद टू प्लस भी1। तो कह रहा है वह क्रिकेट खेलने वाला है, अंत में क्या है, वाला है, और नानी से जुटी क्रिया दिया हुआ है, तो कह रहे इज आर एम के बाद टू लगाओ। तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही के अनुसार क्या लगेगा, इज, उसके बाद टू। और खेलना, खेलना क्या होता है, प्ले, और क्या खेलने वाले हैं, क्रिकेट। बन गया ही इज टू प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत, चलिए तो ऐसे सेंटेंस बन जाएगा ना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं विद्यार्थी। दिया है कि हिंदी वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंत में या जाता है, ये जाते हैं, ई जाती है, और इससे पैसिव का बोध होता है। जैसे हमने बोला है कि उसे पढ़ाया जाता है, देखो तो या जाता है। बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, आ जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में भी इज आर एम ही लगता है। यानी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिएगा ध्यान से, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, और ठीक इसके बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट कट चुका था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ा। चलिए फिर से बात को दोहराते हैं। नेक्स्ट यूज जो है हम लोग देख रहे हैं कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में या जाता है, ये जाते हैं, ई जाती है, जब आता है तो वहां पर भी इज आर एम का ही प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस से पैसिव का बोध होता है। जैसे उसे पढ़ाया जाता है, देखिए तो अंत में या जाता है, बल्कि वह काम नहीं कर रहा है, बल्कि काम जो है उसी पर हो रहा है। कह रहा है कि बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, देखिए तो बोला जाता है, आ जाता है। इसका मतलब कि ऐसे सेंटेंस में भी इज आर एम का ही प्रयोग होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डालेंगे विद्यार्थी इज आर एम, और ठीक इसके बाद हम लिखेंगे विद्यार्थी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ठीक इसके बाद क्या होगा, तो ठीक इसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक इसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड्स, जो दिया होगा लास्ट में उसको डाल देना है। चलिए अब बनाते हैं। उसे पढ़ाया जाता है, तो उसे के लिए क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, इज, और वर्ब का थ्री, यानी पढ़ाना, पढ़ाना का तीसरा रूप क्या होता है, टॉट, यानी ही इज टॉट, बन गया। कितना सिंपल है। बिहार में भोजपुरी बोला जाता है,
यानी बिहार में बोला क्या जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, भोजपुरी। तो लिखेंगे विद्यार्थी क्या, भोजपुरी। बोलेंगे कि भोजपुरी इज स्पोकन, क्या कि स्पीक का थर्ड फॉर्म लिखना है स्पोकन, और कहाँ, बिहार में, तो लिखेंगे इन बिहार। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह के सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस देते हैं, बनाकर जरूर भेजिए हमें। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, चलिए देखिए ध्यान से, चलिए अगर मैं बोलता हूँ विद्यार्थी कि विद्यालय में उर्दू पढ़ाई जाती है, विद्यालय में उर्दू पढ़ाई जाती है। चलिए इस सेंटेंस को आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बनाकर भेजिए। ठीक, चलिए अगला यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट यूज देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं विद्यार्थी जिसके अंत में या जा रहा है, ई जा रही है, ये जा रहे हैं, और ऐसे सेंटेंस से विद्यार्थी कंटिन्यूअस का बोध होता है। यानी हमने कहा कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में या जा रहा है, ई जा रही है, ये जा रहे हैं आता है, तब भी वहां पर हम क्या लगाते हैं, ई जा रहे। जैसे उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को तंग किया जा रहा है, दिख रहा है अंत में क्या है, या जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या डालेंगे हम लोग, तो इज आर एम, इज आर एम, और ठीक इसके बाद हम क्या डालेंगे, तो बिंग, और बिंग के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ठीक उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक उसके बाद अदर वर्ड्स। याद रहेगा। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए इज आर एम के साथ आप क्या लगाओगे, बिंग, और बिंग के बाद क्या लिखोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए बनाते हैं, उसे पढ़ाया जा रहा है, तो उसे के लिए ही के साथ इज, क्या लगाना है उसके बाद, बिंग, और करा है वर्ब थ्री, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाया, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। बन गया ही इज बिंग टॉट। कोई दिक्कत। बच्चों को तंग किया जा रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे द चिल्ड्रेन। अब बताओ बच्चों के साथ क्या लगेगा, आर, तो द चिल्ड्रेन आर, क्या लिखना है, बिंग, और वर्ब थ्री क्या है, तंग करना, वैक्स्ड, यानी भी थ्री होता है विद्यार्थी वैक्स्ड। बन गया, बच्चों को तंग किया जा रहा है, द चिल्ड्रन आर बीइंग वैक्स्ड। कोई दिक्कत। तो ऐसे सेंटेंस में भी इज आर एन का ही प्रयोग होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला यूज देखिए। हाँ, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि में से कोई एक आता है, और ऐसे सेंटेंस से कंटिन्यूअस का बोध होता है, यानी काम के जारी का बोध होता है। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ये काम क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। वह मोबाइल चला रहा है, उसका मोबाइल चलाना क्या है, ये कंटिन्यू है, जारी है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर तैयार करो। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे विद्यार्थी इज आर एम, और ठीक उसके बाद लिखेंगे वर्ब फोर, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म होता है कि वर्ब में आईएनजी लगाना, और ठीक इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक उसके बाद अदर वर्ड्स। चलो बनाया जाए, स्ट्रक्चर क्लियर। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो बनाएंगे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। बन गया। वह मोबाइल चला रहा है, कैसे बनाएंगे, बोलो जल्दी फास्ट बनाइए। हम कैसे बनाएंगे, तो ही इज, चलाना का होता है रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग अ मोबाइल। बन गया। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसे सेंटेंस में भी इज आर एम का ही प्रयोग होता है। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अगला यूज देखिए, हिंदी वाक्यों में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंत में ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं इत्यादि में से कोई एक आता है, तो वहां पर भी विद्यार्थी इज आर एम का ही प्रयोग होता है। जैसे राम का छोटा भाई सोने ही वाला है, यानी ये काम करने ही वाला है, देखिए अंत में क्या है, ही वाला है। वह क्रिकेट खेलने ही वाला है, देखिए अंत में क्या है, ही वाला है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे विद्यार्थी इज आर एम। और याद रखिएगा वाला वाली में लगता है 2+V1,
लेकिन ही वाला में लगता है विद्यार्थी अबाउट टू। क्या लिखते हैं? अबाउट टू। और ठीक इसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी V1, जिसको हमने बताया था कि 2 + V1 जहाँ दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? तो इसमें लगाना क्या है? ईजरम के बाद अबाउट टू। बनाओ, राम का छोटा भाई सोने ही वाला है, तो बनाएंगे कि राम्स स्मॉल ब्रदर, लिटिल ब्रदर, यंगर ब्रदर, जो लिखना है सो लिखो। यहाँ पर स्मॉल, लिटिल, यंगर कुछ भी लिख सकते हैं। तो राम्स स्मॉल ब्रदर, राम्स यंगर ब्रदर क्या बोलो इज अबाउट टू स्लिप। बन गया। वह क्रिकेट खेलने ही वाला है, तो कैसे बनाएंगे? ही इज अबाउट टू प्ले क्रिकेट। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? बन जाएगा। तो जब विद्यार्थी हिंदी वाक्यों के अंत में ही वाला है, ही वाले हैं, ही वाला है इत्यादि में से कोई एक आता है, तब वहां पर क्या लगता है? इज आर एम। लेकिन उसके साथ हम लगाते हैं अबाउट टू। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला यूज देखिए। अगला यूज बहुत खास है विद्यार्थी, गौर से देखेंगे तो दिया है कि इंटेंशन, जिसका अर्थ होता है इरादे, जिसका अर्थ होता है इरादे, डिटर्मिनेशन, जिसका अर्थ होता है संकल्प, तरह के भाव को व्यक्त करने वाले सेंटेंस का अनुवाद इज आर एम से ही बनता है। यानी दिया है कि इंटेंशन यानी इरादा, डिटर्मिनेशन यानी संकल्प के भाव को व्यक्त करना है, तो वैसे सेंटेंस का अनुवाद किससे बनता है? इज आर एम से ही बनता है। जैसे दिया है कि अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वह संगीत सीखने जा रहा है, यानी उसने इरादा बना लिया है कि ये काम अब करने जा रहा है। तो पहले ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, ठीक इसके बाद लिखेंगे गोइंग टू, और ठीक इसके बाद क्या होगा? V1, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे गौर से देखिए, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो अब के लिए हम क्या लिखेंगे? नाउ। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू टीच। बन गया। वह संगीत सीखने जा रहा है, तो हम बनाएंगे ही इज गोइंग टू लर्न म्यूजिक। बन गया। बोलो ऐसा सेंटेंस बन जाएगा जिससे इंटेंशन और डिटर्मिनेशन का बोध होगा, उसमें भी इज आर एम ही लगाना है। कोई दिक्कत? चलिए अगला सेंटेंस देखिए। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में होने या बनने जा रहा है, या होने या बनने जा रहे हैं, होने या बनने जा रही है इत्यादि में से कोई एक आता है, और इसके साथ दिया रहता है विद्यार्थी नाउन। जैसे मैं एक शिक्षक बनने जा रहा हूँ, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे विद्यार्थी इज आर एम, ठीक इसके बाद लिखेंगे गोइंग टू, होना या बनना खातिर लगाएंगे विद्यार्थी बी, अब बी के बाद क्या हो जाएगा? नाउन। बोलो कोई दिक्कत? तो बनाओ, मैं एक शिक्षक बनने जा रहा हूँ, तो मैं के लिए आई, आई के साथ एम, उसके बाद गोइंग टू, तो लिखेंगे गोइंग टू, उसके बाद बी। अब नाउन क्या है? तो एक शिक्षक बनने जा रहा हूँ, तो लिखेंगे अ टीचर। बन गया विद्यार्थी, आई एम गोइंग टू बी अ टीचर। चलो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस बनाओ। वे लोग एक कवि बनने जा रहे हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए इस सेंटेंस को कैसे बनेगा। वे लोग एक कवि बनने जा रहे हैं, तो लगाना है इज आर एम के बाद गोइंग टू बी, उसके बाद जो नाउन होगा डाल देना है, बन जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी यूज देखिए। देखिए विद्यार्थी, हिंदी वाक्य में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिससे दिन, समय, साल, सन, ऋतु या छोटे छोटे जीव जंतु या छोटे से शिशु का बोध होता है, तो वहां पर भी इज आर एम का ही प्रयोग होता है। जैसे आज सोमवार है, देखिए तो ये क्या दिया है? दिन दिया है, 2026 है, वर्ष दिया है, साल दिया है, 7 बजा है, समय दिया है कि नहीं? तो ऐसे सेंटेंस में विद्यार्थी हम इज आर एम का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात हम बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में डालेंगे क्या बताओ? देखो याद रखो विद्यार्थी, जब भी दिन, समय, साल, ऋतु इत्यादि का बोध कराना होता है, तो वहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे इट, और इट के बाद विद्यार्थी इज
आर एम, ठीक उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। चलो अब बनाओ। आज सोमवार है तो क्या लिखेंगे आज के लिए? टुडे। कह रहा है क्या लगाना है? इट, तो लिखेंगे टुडे इट इज मंडे। बताओ कितना सिंपल सा सेंटेंस है, बन गया। टुडे इट इज मंडे। 2026 है तो कैसे शुरू करेंगे? इट, लिखेंगे इट इज 2026। 7 बजा है, जल्दी जल्दी बनाओ। इट इज 7 o'clock, इट इज 7 o'clock। ठीक से देखिए, इट इज 7 o'clock, बन गया। जाड़े का मौसम है तो कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे इट इज, बोलो इट इज विंटर, बस हो गया। जाड़े का मौसम है, इट इज विंटर। यह एक चींटी है, कितना आसान है। हम बोलेंगे इट इज, बोलो इट इज एन अंट। कोई दिक्कत? तो ये हो गए विद्यार्थी 10 ऐसे यूज जो ईजारे में शायद आपने कहीं कम ही देखने को मिला होगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है ये संपन्न हुआ। लेकर आएंगे बहुत ही जल्द इसके सेकंड पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद।